हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। तो आज आप लोगों के बीच में हम लोग प्रेजेंट हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप आपकी बात हो रही है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी बकवास के। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पेडोलॉजी स्पेशल, और पेडोलॉजी स्पेशल का ये 6th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, और ये स्टेटमेंट दिया है एनएल पेज ने। एनएल पेज के हिसाब से टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो वो मानते हैं जो टीचिंग है वो दोनों है, शिक्षण, कला एवं विज्ञान दोनों है। अब कला क्यों है? तो दिस इज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस। क्योंकि ये कला है, क्योंकि इसको कला माना जाता है क्योंकि अनुभव पर आधारित है, क्योंकि हमें शिक्षण में बहुत सारे अनुभव होते हैं, इसलिए इसको कला माना गया है। और साइंस इसलिए है क्योंकि ये पूरा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के हिसाब से चलती है। दिस इज बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑर्डर, मतलब ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ती है। देयरफॉर अब कुछ नोट डाउन करने की चीज़ें, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग पिछली वीडियो से भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो यहाँ पे नोट डाउन की बात करेंगे। नोट हम लोगों ने करना है कि साइंस का जो मतलब क्या होता है। एक शब्द में सीधे पूछ लिया जा सकता है कि साइंस, व्हाट डू मीन बाय साइंस? तो साइंस का मतलब इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी। अगर साइंस की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल 2 शब्दों में जवाब दीजिएगा, दैट इज सिस्टमेटिक स्टडी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस के साइंस के अंदर किस सब्जेक्ट मैटर की स्टडी की जाती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है साइंस का वो होता है स्टडी ऑफ नेचर। हम लोग इसमें नेचर की स्टडी करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटरल मीन्स ऑफ एजुकेशन। आपसे कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है एजुकेशन का, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन। सिस्टमेटिक स्टडी की बात करेंगे, स्टडी और इंट्रोडक्शन, बस दोनों का डिफरेंस है, याद रखिएगा। साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी और एजुकेशन का मतलब है सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मानते हैं जितने भी एजुकेशनलिस्ट हैं वो सबके सब ये मानते हैं कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है? हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके 3 पोल हैं। 3 पोलों में नंबर 1 सबसे पहला पोल और सबसे मजबूत पोल माना जाता है, हालांकि पोल सारे मजबूत हैं। सबसे पहले है हमारा टीचर, उसके बाद है हमारा करिकुलम, और तीसरा है हम लोगों का स्टूडेंट। नंबर 1 इसको एम्प्लॉयर कहते हैं। इनको इन 3 पोलों के नाम से ना जान करके ये जो मैंने आप लोगों ने लिख रखे हैं इनसे जानिएगा। वो इस तरीके से पूछता है आपसे एग्जाम में। जैसे टीचर को एम्प्लॉयर कहते हैं, करिकुलम को एम्प्लॉयड कहते हैं, और जो हमारा स्टूडेंट होता है वो अंडर प्लानिंग होता है। और आपको हिंदी में जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयर मीन्स नियोजक, नियोजित और नियोजनाधीन। इन तीनों के नाम से इन चीज़ों को जाना जाता है। तो ये है हमारे तीन तो हम लोग का जो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है इट वाज गिवन बाय जॉन डीवी। तो इसको जो सपोर्ट करते हैं वो जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी के हिसाब से जो इसके 3 पोल हैं वो है हमारे टीचर, करिकुलम, स्टूडेंट। ये बात हम लोग अभी कर चुके थे इससे पहले। अब इस चीज़ को किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सेकेंड है हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है उसके करिकुलम पे और उसके टीचर पर जो उसको पढ़ाने वाला है। और जो मेन करिकुलम है वो यहाँ पे इंटरफेरेंस का रोल प्ले करता है, वो हस्तक्षेप करता है, किन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है? वो एक टीचर को और एक स्टूडेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, क्या दोनों में कौन बड़ा होता है? सिलेबस बड़ा होता है या करिकुलम बड़ा होता है? अगर आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी तो लाइफ में याद रखिए करिकुलम ज़्यादा बड़ा होता है सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस इंक्लूड होता है करिकुलम में, करिकुलम कभी भी इंक्लूड नहीं होता सिलेबस में। चलिए ये तो बात होगी करिकुलम और सिलेबस की। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये 2 पर्सन जॉन एडम्स और हमारे जॉन डीवी। जॉन एडम्स और जॉन डीवी मानते हैं कि ये एक 2 वे प्रोसेस है। टीचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस, मतलब टीचिंग की ही बात चल रही है। टीचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस। ये 2 द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि टीचिंग इज a 2-way process because communication is held from the 2 sides, from the teacher side and student side.
एक तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है वो टीचर की तरफ से कम्युनिकेशन होता है, दूसरी तरफ से स्टूडेंट कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि जो अभी जो प्रोसेस चल रही है, दिस इज़ ऑल्सो टू वे प्रोसेस। यहाँ मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग मुझसे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा कभी, ऐसा चांस बनता है अगर आप हम लोग लाइव मिलते हैं, तब आप लोगों ने देखिए एक रियल क्लासरूम सिचुएशन, उसमें वो एक टू वे प्रोसेस है जहाँ टीचर पढ़ा रहा है और उसके बीच में उसके स्टूडेंट इंटरप्ट करके अपने तरीके से जो उसके समझ में ना आए वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस हुआ है कि टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस, और इसको जो सपोर्ट करते हैं वो जॉन एडम्स करते हैं और जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी ने ट्राइबोलर प्रोसेस को अकेले सपोर्ट किया है, जॉन डीवी ने दी है ट्राइबोलर प्रोसेस। अच्छा, आगे हम लोग बात करें टीचिंग फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स की। इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक टीचर जब एक क्लासरूम में एंटर करता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, बस उसके टीचिंग फॉर्मूलाज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो उसने प्लानिंग कर रखी होती है पढ़ाने से पहले, वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स आर यूज फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, ऐसा करता क्यों है टीचर? क्योंकि उसको अपना जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बनाना है? इफेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? इफेक्टिव बनाना है। शिक्षण सूत्र मुख्यतः शिक्षक पर आधारित होते हैं, मतलब ये जो टीचिंग फॉर्मूलाज और प्रिंसिपल्स हैं ये सबके सब डिपेंड करते हैं मेनली टीचर्स पर। तो टीचिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ कम्प्लीटेड इन स्टेजेस, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे फॉलोइंग टू कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने। सबसे पहले जो स्टेज में जो फेज़ मानी जाती है वो है प्री टीचिंग फेज़। प्री टीचिंग फेज़ मतलब होती है, इसको कहते हैं हम लोग पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था मतलब आप लोग रियल टाइम क्लासरूम टीचिंग में नहीं है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग लेसन प्लानिंग आप लोगों ने बीएड में आप लोग अपनी की हुई है, वो हमारी प्री टीचिंग फेज़ होती है, पूर्व अवस्था होती है। पढ़ाने से पहले जो हम लोग टीचर्स तैयारी करते हैं, जैसे मैंने ये वीडियो बनाने से पहले आप लोगों के लिए कैमरा सेटअप, स्टैंड, माइक, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। ये जो पढ़ाने से पहले, इस क्लास को लेने से पहले जितनी भी तैयारी हुई है वो सारी की सारी प्री टीचिंग फेज़ में आती है। वैसे एक टीचर करता है, एक क्लासरूम में जाने से पहले एक लेसन प्लान बनाता है और एक लेसन प्लानिंग करके जाता है पूरी तरीके से। उसमें कौन से मेथड यूज़ करना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं, कैसे एवोल्यूशन करना है बच्चों को, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी प्री टीचिंग फेज़ में आती हैं। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं एक्चुअल फेज़ ऑफ टीचिंग, रियल टाइम टीचिंग। जैसे कि आप लोग इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो क्लासरूम के बीच में जब एक टीचर होता है और उस टाइम पे जितनी भी उसके साथ में एक्टिविटीज़ वो करता है अपने लर्नर्स के साथ में, और वो जितने भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी तरीका, जिस तरीके से वो अपनी बात उन बच्चों के बीच में रखता है, जिस मेथड को यूज़ करता है, प्लेवे मेथड यूज़ करे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करे, जिस भी तरीके से वो अपने लर्नर्स को पढ़ाने की कोशिश करता है, जिन मेथड्स के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल फेज़ टीचिंग में आती हैं। और इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो रियल टाइम टीचिंग को फेस करता है। तो जो एक्चुअल फेज़ ऑफ टीचिंग है, रियल टाइम टीचिंग है, उसमें एक टीचर है वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करता है। जो डिफरेंट स्टेप्स हैं फॉलोड बाय द ड्यूरिंग द एक्चुअल फेज़ टीचिंग। सबसे पहले उसमें डायग्नोस्टिक स्टेप में जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहे किसी क्लास में, तो उस क्लास में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, किसी ने सुना नहीं या किसी की समझ में नहीं आया, तो इन सारी की सारी कमियों को, दोषों को, त्रुटियों को वो पहले क्या करता है? ज्ञात करता है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है। उसके लिए वो क्या लगाता है? डायग्नोस्टिक स्टेप लगाता है। जैसे किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, अगर उससे दिख गया कि वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, उसको खड़े होकर के उससे पूछ लिया कि बताओ बेटा, अभी मैंने क्या बताया, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन चल रहा था। तो इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि जो उसके आउटकम्स थे उसमें कौन सी कमी रह गई, कौन सी त्रुटि है, वो लड़का या वो बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो उसने क्यों नहीं सुना। उससे फिर क्वेश्चन किए जाते हैं, आपका ध्यान कहाँ है, आप यहाँ ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक स्टेप हैं। एक टीचर अपनी क्लास को बड़े आसानी से डायग्नोस कर लेता है कि हाँ, जो बच्चों का कंसंट्रेशन पावर है या उसकी जो टीचिंग है या उसका जो इफेक्ट कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर सारे बच्चे जो एक टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से समझ रहा है, सुन रहा है, तो इसका मतलब जो उसका टीचिंग है वो इफेक्टिव है और वो अपने जितने भी आउटकम्स हैं, अपने जो टीचिंग आउटकम्स या लर्निंग आउटकम्स लेकर के आए क्लास में, वो सारे के सारे अचीव कर लेगा। अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे नहीं हो सकते, तो लगभग 90% तक तो वो अचीव कर ही सकता है। नेक्स्ट जो उसका स्टेप आता है रिमीडियल फेजेस। अच्छा, रिमीडियल फेजेस में क्या करता है वो? जितने भी उसके डायग्नोस्टिक स्टेप में किसी बच्चे ने नहीं सुना, किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया, कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो उसको क्यों समझ नहीं आया, उसके पीछे की वजह जान करके उन सब का क्या देता है वो? रेमेडियल्स करता है, उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है इस स्टेप में। यहाँ उसने प्रॉब्लम सर्च करता है, प्रॉब्लम फाइंड करता है इस स्टेप में, और उसके बाद इस अगले स्टेप में वो क्या करता है? उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है।
उपरोक्त त्रुटियों, कमियों और दोषों आदि का निदान किया जाता है, मतलब उन्हीं को रिजॉल्व किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा करके वो चीज़ों को समझा दे। लास्ट जो फाइनल है स्टेप वो होता है इवोल्यूशन। आप कुछ भी पढ़ाइए, आप कुछ भी चीज़ कीजिए, आप लोग फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये वीडियो कैसी है या ये जो कंटेंट चल रहा है ये कंटेंट कैसा है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इसके मूल्यांकन पर पहुंचेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो हमारी इवोल्यूशन है। किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, मतलब कहना ये चाहता है कि जो टीचर अपना ये देखता है क्लास में इवोल्यूशन करने के बाद में, जैसे लास्ट के 5 मिनट में उसने क्वेश्चन पूछा कि पूरी क्लास में क्वेश्चन को सर्कुलेट कर दिया, क्वेश्चन आयर मेथड लगा दिया, कोई क्वेश्चन पूछा जो उसने पढ़ाया था उसी में से पूछा, इजी टू हार्ड की तरफ गया। फॉर्मूले की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं इजी टू हार्ड में गया, पहले इजी क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद लेवल अप, उसके बाद लेवल अप। तो धीरे धीरे अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं तो वो देख रहा है कि मेरे किस लिमिट तक बच्चे उस क्वेश्चंस का आंसर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सफलता की दर क्या रही, मतलब जो रेट ऑफ सक्सेस है वो क्या रहा है क्लास के अंदर। अगर मैक्सिमम ये मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया या सबने अपने हैंड्स अप कर लिए उस क्वेश्चन के लेकर के, तो उसके बाद क्या होगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है क्लास में, जो भी वो पढ़ा रहा है, कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ रही है तो इसका मतलब मेरा सक्सेस रेट ज़्यादा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट में जो मेन चीज़ है जो इवोल्यूशन में, जो शिक्षक और जो छात्र है, जो टीचर और जो लर्नर है, जो टीचर और स्टूडेंट है, उन दोनों की जो सक्सेस, तो जो टीचर का और जो स्टूडेंट की जो सक्सेस का रेट है वो मेन डिपेंड करता है हमारी इवोल्यूशन पर। एज यू नो वेरी वेल दैट के बोर्ड के जब रिजल्ट आता है फाइनली, टीचर ने साल भर क्या पढ़ाया, बच्चों ने साल भर क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा, इस बात को मायने नहीं रखता। लेकिन जब उनका फाइनल बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं, पीआई कितना है और सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं कितने बच्चे पास हुए, रिजल्ट 100% है या नहीं। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट पीआई देखती है। इस साल का जो पीआई टारगेट है वो 78% है हाई स्कूल के लिए और 75% है इंटरमीडिएट के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। चलिए, तो हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन सबसे लास्ट पॉइंट होता है हमारे किसी भी सक्सेस रेट को मेज़र करने का। ये हमारा मानदंड है, हम लोग मेज़र करते हैं फाइनल जो सक्सेस रेट है उसको इवोल्यूशन के साथ। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी की चीज़ें जो टीचिंग फॉर्मूलाज और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल की वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस शेयर कर दीजिए।